हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसकी एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं? ब्लड के बारे में, ब्लड की क्या कंपोजिशन है, सारा कुछ। उसके बाद लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। फिर क्या सर्कुलेटरी पाथवेज हैं। हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए डबल सर्कुलेशन करी जाती है, तो उसके बारे में समझेंगे। कैसे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है और कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने पढ़ा है कि लिविंग सेल जो है उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस, ताकि वो अच्छे से अपनी वर्किंग कर सके। ऑल्सो जो वेस्ट ऑफ बॉडी है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, और भी काफ़ी सारे वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, ये सब भी, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन्हें भी रिमूव करना पड़ता है कॉन्टीन्यूसली, ताकि हेल्दी फंक्शनिंग हो सके हमारे टिश्यूज़ की। तो अगर ये सब ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमारे पास एक अच्छा मैकेनिज़्म भी होना चाहिए जिससे कि मूवमेंट हो सके सब्सटेंसेस की फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उन्होंने अलग अलग मेथड्स अपना लिए हैं, अडेप्ट कर लिए हैं फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो बहुत ही सिंपल हैं, अच्छे वेल डेवलप्ड सिस्टम्स उनमें नहीं हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, वो सर्कुलेट करते हैं पानी को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द अदर सब्सटेंसेस। ये अपने सराउंडिंग वाटर को अंदर खींचते हैं और पूरी बॉडी के में घुमाते हैं ताकि फैसिलिटेट हो सके पानी का ऑक्सीजन जो है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इनकी बॉडी में जा सके और इनके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स पानी में जा कर के ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इस सारी चीज़ को हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो कुछ स्पेशल फ्लूइड्स यूज़ करते हैं जो कि उनके बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है ब्लड। इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एक अनदर बॉडी फ्लूइड भी है जिसे कहते हैं लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसे। टिश्यूज़ के अराउंड ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में आप ब्लड की कॉम्पोजिशन समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, ऑल्सो लिम्फ के बारे में भी, और क्या मैकेनिज़्म है ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में समझते हैं कि वो क्या है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मतलब हमने पढ़ा ब्लड में प्लाज्मा प्लाज्मा है, फ्लूइड मैट्रिक्स है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, तीन चीज़ें हैं। उनमें से 55% क्या है? प्लाज्मा ही है। स्ट्रॉ कलर्ड, पेल येलो कलर कह सकते हैं इसे। विस्कस मतलब गाढ़ा है। 90 to 92% प्लाज्मा में पानी है। अब ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 55% है। अब प्लाज्मा के आगे क्या कॉम्पोजिशन है उसके बारे में समझेंगे। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर ही है। अब इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 6 to 8%। अब प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं? प्रोटीन्स इसमें 3 तरीके के होते हैं, फाइब्रोजन, ग्लोबुलेंस एंड एल्ब्यूमिन्स। ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का भी होता है प्रोटीन प्रेजेंट। तो प्रोटीन ने कंट्रीब्यूट किया 6 to 8% और वहीं वाटर ने कितना किया? 90 to 92%। अब इनका फंक्शन समझते हैं कि फाइब्रोजन्स क्या करते हैं।
ये होते हैं क्लॉटिंग के लिए यूज़, क्लॉटिंग और कोगुलेशन। क्लॉट मतलब, अब क्लॉट बन जाना मतलब जम जाना किसी चीज़ का, तो ब्लड के फ़्लो को घटाते हैं। अगर चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है, अगर छोटी चोट लगी हो तो वो किसकी वजह से होता है? वो फाइब्रोजेंस की वजह से होता है। साथ में इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन्स और फाइब्रोजेंस ये दोनों होते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो हैं प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं इन डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं आपकी। ये आगे फर्दर 3 तरीके के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं ये विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। और वहीं जो गामा होता है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। अगला आता है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं? आपके ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। और सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो होता है वो एल्ब्यूमिन ही होता है। अब प्लाज्मा में कुछ छोटे छोटे और भी अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कार्बोनेट आयंस, क्लोरीन आयंस एक्सेट्रा। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट तो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पर हमेशा ट्रांजिट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिट स्टेट मतलब हमेशा की हमेशा मूविंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन? ये न्यूट्रिएंट्स। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, एक जगह स्टोर नहीं रहते हैं, मूविंग ब्लड के साथ मूव करते हुए स्टेट में ही हमेशा बॉडी में रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अब ये जो फैक्टर्स हमने बताए कि ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं, कौन? फाइब्रोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। तो हमारे ब्लड की क्या करेक्टरिस्टिक है कि वो फ्लो करता है, हमेशा बहने की स्टेट में रहता है। तो अगर फ्लो करेगा तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा, कि यहाँ से निकल के एक सेल से दूसरे सेल, फिर अगले, इस तरीके से फ्लो करेगा तो वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। पर अगर ये फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में रह जाएंगे ब्लड के बीच में, तो वो तो उसे फ्लो करने ही नहीं देंगे, वो तो ब्लड को जमा देंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होएगी? तो जब ब्लड की करेक्टरिस्टिक ही है फ्लो करना, तो ये उसके साथ में फ्लो करेंगे इन इनएक्टिव फॉर्म। कौन? क्लोटिंग फैक्टर्स, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जब भी इनकी ज़रूरत होएगी ये तब एक्टिव हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग वाले टॉपिक में ये किस तरीके से एक्टिव होएंगे। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड की 45% कंपोजिशन होती है इन फॉर्म्ड एलिमेंट से। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जिन्हें कि हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। 45% ऑफ द ब्लड को ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? आरबीसीज के बारे में समझते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। कितना नंबर इनका प्रेजेंट होता है हेल्दी एडल्ट में देखा जाए तो 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर mm ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। अब जो आरबीसीज हैं ये फॉर्म होती हैं इन रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है? जैसे ये एक बोन है, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कैसे होती हैं? जैसे कि आपका फ्यूमर हो गया, टिबिया हो गया। फ्यूमर जिसे हम थाई बोन कहते हैं, टिबिया जो काल्फ रीजन में प्रेजेंट होता है उसे। तो यहाँ पर उनके एंड्स में यहाँ रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पूरे में। और यहाँ सेंटर में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। यहाँ से बनता है आरबीसी। येलो बोन मैरो से आरबीसी तभी बन सकती है जब बहुत एमरजेंसी होगी, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी है, आरबीसीज बहुत सारी वेस्ट हो चुकी हैं, निकल गई हैं, तो बॉडी के पास भी एक कॉप अप सिस्टम होता है ना, तो बॉडी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिथ्रोसाइट्स बनाऊं, तो वो येलो बोन मैरो भी तो उस वक्त हेल्प करता है इमरजेंसी की सिचुएशन में।
इन एडल्ट्स के बारे में बता रहे हैं। वहीं जो छोटे बच्चे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में कह दिया जाए तो यॉर्क सैक में बनता था। वहीं लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर और स्प्लीन में जा कर के एरिथ्रोसाइट्स बनते थे, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अच्छे से डेवलप नहीं थी बोन्स, पर एडल्ट में प्रॉपरली लॉन्ग बोन्स डेवलप हो गई हैं, तो अब लॉन्ग बोन्स में बन रहा है। आरबीसी इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ मैमल्स हैं जैसे कि कैमल और लैमर। कैमल और लैमर ऐसे के एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस होएगा तो जगह तो घेरेगा ही। ये अगर न्यूक्लियस है तो पूरी जगह तो घेरेगा ही सेल में। अगर नहीं है तो अगर न्यूक्लियस जैसे एब्सेंट है तो पूरा का पूरा सेल खाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है ऑक्सीजन के बाइंड होने के लिए। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपने अंदर ले सके और ट्रांसपोर्ट करा सके, और कोई भी ऑक्सीजन खुद ना यूज़ कर ले बीच में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बाइकनकेव शेप होती है, यानी कि इस तरीके की शेप होती है, कुछ ऐसी साइड से देखा जाए तो ऐसी होती है। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, कम्प्लेक्स प्रोटीन है। एक हेल्थी इंडिविजुअल में देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होता है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसीज जो हैं इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 दिन, आफ्टर विच ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जाके स्प्लीन में। इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो करना नहीं है, तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये थोड़े कम होते हैं नंबर में, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। दो मेन कैटेगरीज हैं इनकी, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स एंड बेसियोफिल्स, ये आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। वहीं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स पे। अब ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या डिफरेंस है? मतलब कि इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स एब्सेंट हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। बेसियोफिल्स सबसे कम होते हैं, 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। मोनोसाइट होते हैं 6 से 8%। ये फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम एंटरिंग टू द बॉडी। बेसियोफिल्स सेक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये सारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके अराउंड रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्रूजर टाइप हो जाता है, ये सारे उसमें काम आते हैं। ईसिनोफिल्स जो हैं वो 2 से 3% होते हैं। ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, ईसिनोफिल्स। इसका न्यूक्लियस हेडफोन शेप होता है। ये है बेसियोफिल्स, ये है न्यूट्रोफिल्स। इसमें बहुत ही सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं अलग अलग। ये है मोनोसाइट, ये है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? तो लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होते हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स है, बी एंड टी फॉर्म्स। बोथ बी एंड टी फॉर्म्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यूनिटी किस तरीके से आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स कर रही है, कैसा आपका इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट।
अब मेगा कैरियोसाइट क्या है? ये एक बड़ा सा सेल है, इसी के फ्रेगमेंट्स टूट के, जैसे इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कर दें तो इन फ्रेगमेंट्स को कहा गया है प्लेटलेट्स। तो ये बनता कहाँ है? बोन मैरो में बनता है। ब्लड में नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें ये रिलीज़ करती है। सबसे ज़्यादा इसका काम होता है फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करना। अब छोटी सी चोट लग जाए तो फटाफट ब्लड अपने आप ही रुक जाता है। तो ये कौन करा रहा होता है? प्लेटलेट्स करा रहे होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स करा रहे होते हैं। तो ब्लड के फ्लो को रोकने में, ब्लड की क्लॉटिंग कराने में इसका बहुत ही हाथ होता है। अब कैसे है वो आगे टॉपिक आएगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, उसमें समझेंगे। A reduction to their number can lead to clotting disorders, which can lead to excessive loss of blood from the body. अब अगर ये कम हो गए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकती है, जिस वजह से अगर कोई चोट लग जाए कुछ तो बॉडी से एक्सेसिव ब्लड रिलीज हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड ग्रुप्स। अब हर ह्यूमन बीइंग्स का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। 2 ग्रुपिंग दी गई है, ABO ग्रुपिंग और RH, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइडली यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले आता है ABO ग्रुपिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। RBC के सरफेस के ऊपर कोई 2 एंटीजन प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उनके बेसिस पर इसको बनाया गया है। केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब ये एंटीजन्स है क्या? ये वैसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकता है। इनका नाम क्या है? A एंड B। सिमिलरली प्लाज्मा में डिफरेंट इंडिविजुअल्स के 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। अभी एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन बनते हैं। ये एंटीजन उन्हें मिल गया तो उसके रिस्पॉन्स में ये प्रोटीन्स रिलीज़ कर देगा प्लाज्मा। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? प्लाज्मा के अंदर होती हैं। वहीं एंटीजन्स कहाँ होते हैं? RBC के सरफेस के ऊपर लगे मिलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ इन 4 ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, AB एंड O, ये 4 ब्लड ग्रुप्स बना दिए गए। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे ही हम किसी को ब्लड नहीं दे सकते। डोनर का ब्लड जो है केयरफुली मैच करना होता है रेसिपिटेंट के ब्लड से, टू अवॉइड द सिवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब RBC डिस्ट्रक्शन हो सकती है अगर किसी और ब्लड ग्रुप वाले ने किसी और को दे दिया तो। द डोनर्स कंपेटिबिलिटी इज शोन इन द टेबल। अगर ब्लड ग्रुप A है यानी कि उसके RBC के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट होगा और उसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होएगी? एंटी-B। अब दुश्मन किसका होता है? अपने घर वालों का तो दुश्मन नहीं है, अपनी टीम का थोड़ी दुश्मनी डालेंगे, हम दूसरी वाली से रखेंगे। तो ये एंटी-A तो बना नहीं सकता था, ऐसे तो वो अपने ही बंदों को ख़त्म कर देगा, तो उसने बनानी है अपने अंदर एंटी-B। वहीं B जो है, इसके एंटीजन RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन तो लगा हुआ है B, और इसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी बॉडी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी एंटी-A, यानी कि वो एंटीजन A के अगेंस्ट खड़ा है। ठीक है, अगर उस एंटीजन A उसके ब्लड में आ गया तो ये तो उसके साथ लड़ाई कर लेंगे और उस ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, RBC की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। जो AB है, अब इसकी RBC के ऊपर A एंटीजन भी लगा, B एंटीजन भी लगा है, दोनों ही उसके फ्रेंड हैं, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता किसी के लिए, तो इनमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। O देखा जाए तो O है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है RBC के सरफेस के ऊपर, तो इसके अंदर एंटी-A एंटी-B दोनों की दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसकी A से भी दुश्मनी, B से भी दुश्मनी। तो इसकी फ्रेंडशिप किससे हो सकती है? सिर्फ O के साथ, यानी कि O वाला सिर्फ O से ही ब्लड ले सकता है। वहीं AB
इसकी तो दोनों से फ्रेंडशिप है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए बी ओ किसी से भी ब्लड ले सकता है। वही बी, इसकी दुश्मनी है ए से, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये किससे ब्लड ले सकता है? सिर्फ ए से, सॉरी सिर्फ बी से और ओ से। ए वाला बी के ख़िलाफ़ है, वो सिर्फ ए से और ओ से ले सकता है। तो ओ हमने देखा कि किसी भी पर्सन को डोनेट कर सकता है ब्लड, किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को, तो ओ को कह दिया गया यूनिवर्सल डोनर। वहीं जो ए बी है वो सबसे ले सकता है ब्लड, तो उसे कह दिया गया यूनिवर्सल रेसिपिडेंट। उसके बाद आ जाती है आर एच ग्रुपिंग। इसमें एक और एंटीजन देखा जाता है, आर एच एंटीजन इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, हेंस इट इज़ आर एच। अब इसका आर एच नाम क्यों रखा गया, रीसस ग्रुपिंग क्यों रखा गया, रीसस फैक्टर क्यों रखा गया? क्योंकि इसको सबसे पहले देखा गया था, डिस्कवर किया गया था इन रीसस मंकी, तो उसी के पीछे इसका नाम आर एच एंटीजन रख दिया गया। It is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of the humans. तो अब RBC के ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एंटीजन ए या एंटीजन बी प्रेजेंट हो सकता है, साथ ही में यह आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर तो ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो इंसान हो गया आर एच पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। और अगर ये एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो वो इंसान हो गया आर एच नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन आर एच पॉजिटिव ही होती है, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव्स में ही आता है। एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव, it will form specific antibodies against the RH antigen। अब जब ब्लड चेक करना होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी साथ में देखा जाता है। तो अगर सपोज ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव का ब्लड दे दें तो इसमें तो आर एच एंटीजन्स एब्सेंट हैं, इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसकी बॉडी कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देगी इसके ख़िलाफ़। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो इंसान के लिए फेटल कंडीशंस बन जाएंगी। तो इसलिए आरएच ग्रुप जो है वो चेक करना चाहिए, मस्ट बी मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। तो आरएच ग्रुपिंग का एक स्पेशल केस आता है जिसे कहते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या मिसमैचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। अब ये क्या है, तो होता क्या है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, मिसमैच हो जाती है किनके बीच, आर एच नेगेटिव ब्लड वाली प्रेग्नेंट मदर और आर एच पॉजिटिव ब्लड वाले फीटस के बीच में। होता क्या है कि ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड फीटस का जो ब्लड है वो एक्सपोज नहीं होता मदर के ब्लड के साथ। फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लड्स जो हैं वो सेपरेट रहते हैं, वेल सेपरेट रहते हैं बाय प्लेजेंटा। बट ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या होता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मैटरनल ब्लड है, मम्मा का ब्लड है, वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड जो कि फीटस का है उसके साथ इन कंटेक्ट आ जाए। तो इस केस में क्या हो जाता है, मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती है अगेंस्ट आर एच एंटीजन। वो तो आर एच नेगेटिव है, उसको तो पता ही नहीं आर एच होता क्या है, आर एच एंटीजन क्या है। तो अगर उनकी बॉडी में आर एच पॉजिटिव एंटीजन, सॉरी आर एच एंटीजन आ गया है, तो उनकी बॉडी के लिए तो कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया है, तो वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती हैं। तो फर्स्ट बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो तो डिलीवर आउट हो गया। तो होता क्या है, उनकी फर्दर प्रेगनेंसीज़ में, फॉर एग्जांपल सेकंड प्रेगनेंसी में अगर फिर से बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं मदर की बॉडी से लीक हो जाएंगी इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। कैसे लीक हो जाएंगी, वाया प्लेजेंटा। क्यों लीक हो जाएंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बहुत ही छोटी होती हैं और प्लेजेंटा को पास करके बेबी तक पहुंच सकती हैं और डिस्ट्रॉय कर देंगी फीटस की आरबीसीज़ को, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि आरबीसी सॉरी वो पॉजिटिव है, ये एंटीबॉडीज़ तो ऑलरेडी हैं उनकी बॉडी में पॉजिटिव वाले के लिए, तो वो जाके
बेबी के RBCs को ख़त्म कर देंगी, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस एंड कॉज सिवियर एनीमा एंड जॉन्डिस टू द बेबी। इस कंडीशन को कह दिया हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। बट अगर मदर भी RH नेगेटिव हो और बेबी भी RH नेगेटिव हो, फिर ये केस नहीं होएगा। ये तभी होना है, इसकी कंडीशन ही ये है कि मदर नेगेटिव हो RH और बेबी पॉजिटिव हो। तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, anti-RH एंटीबॉडी दी जाती है मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के इमीडिएटली बाद anti-RH एंटीबॉडी दे दी जाती है, जो कि उनकी बॉडी के अंदर जो थोड़ा सा पॉजिटिव वाला ब्लड आ गया है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और फ्यूचर प्रेगनेंसी में जो बेबी होएगा वो सेफ़ रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ज़रूरत थी anti-RH एंटीबॉडी देने की, मदर की बॉडी भी तो इसे प्रोड्यूस कर ही रही थी, पर वो फैटल थी सेकंड चाइल्ड के लिए, तो ये क्या फैटल होएगी या नहीं, तो इसको समझते हैं। जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी नेचुरली खुद प्रोड्यूस करती है वो हमारे ब्रेन में एज मेमोरी स्टोर हो जाती है कि ऐसे का फॉरेन पार्टिकल जब फिर से कभी आएगा तो ये एंटीबॉडीज़ उसके लिए बनी हुई हैं, पहले से ही तैयार हैं उसकी डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी में फीटस RH पॉजिटिव होगा, ब्रेन को ये बात पता चलेगी तो वो जो तैयार की हुई एंटीबॉडीज़ हैं तो वो उसको आकर डिस्ट्रॉय कर देंगी। पर ये जो anti-RH एंटीबॉडी है ये मेमोरी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर नहीं होएगी, क्योंकि बॉडी ने उसको खुद तो बनाया ही नहीं है, ये तो इंजेक्ट किया गया बॉडी में, तो ये अपना काम करेगी और डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, ये मेमोरी के फॉर्म में स्टोर नहीं होएगी। इसलिए सेकंड जेस्टेशन में फीटस को कोई भी हार्म नहीं होएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप you understand it well. If yes, so like and subscribe to BioBloom with Shelza. Stay tuned for part 2.